हेलो एवरीवन। आज हम सॉल्व करेंगे एमजी बीसीएल का पेपर। ठीक है, जो कि जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल का पेपर है। आप देख सकते हैं 30 जुलाई 2021 को ये हुआ था और मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड एमजी बीसीएल का फुल फॉर्म है। तो हम शुरुआत करते हैं अपने टेक्निकल सेक्शन से। So here is the first question. The current flowing in a balanced delta connected load through a line A is 10 ampere when the conductor of line B is open. ठीक है, with the line current in A as a reference, compute the symmetrical components of the line currents assuming the phase sequence ABC. तो लाइन करेंट्स जो हमें निकालना है सीक्वेंस आई ए आई वी आई सी का फॉर्म में निकालना है। ठीक है, आप जानते हैं आई ए आई वी आई सी जो होता है हमारा टेबल के फॉर्म में, वो कुछ इस प्रकार से लिखते हैं 1 1 1 1 अल्फा स्क्वायर अल्फा और 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर आई ए नॉट आई ए वन और आई ए टू। ठीक है, तो हमें फाइंड क्या करना है, आई ए नॉट आई वी नॉट। ठीक है, आई ए वन भी लिख सकते हैं उसको, आई ए वन और आई ए टू। तो जीरो सीक्वेंस, पॉजिटिव सीक्वेंस और नेगेटिव सीक्वेंस फाइंड करना है। और लाइन भी ओपन है। आई ए नोट को सॉल्व करेंगे तो 1/3 आई ए प्लस आई वी प्लस आई सी हो जाता है। तो उसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा 0। आई ए वन आप सॉल्व करेंगे आई ए प्लस ए आई वी ए स्क्वायर आई सी, एंगल 120 डिग्री रखना है और इधर एंगल 240 डिग्री रखना है। ठीक है, ए स्क्वायर की जगह। तो उसमें डेटा जो है वो मिसिंग हो सकता है क्योंकि 10 एम्पियर अकेला दिया है। तो अब आपको आई ए आई वी आई सी की वैल्यू पूरी देनी चाहिए थी जिससे आपका आंसर आ सके। नेक्स्ट है 2 watt meter method is used to measure the power taken by a 3-phase induction motor on no load. The watt meter reading are 400 watt and fan is 50 watt. Calculate the reactive power taken by the load. देखिए टोटल रिएक्टिव पावर आपको फाइंड करना है। उसका फॉर्मूला होता है √3 W1 माइनस W2। ठीक है, तो √3 आपको गिवन, √3 W1 आपको गिवन है और W2 की वैल्यू कितनी है, -50 वॉट। तो आप पुट कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 450/3। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन, in a series RLC circuit the supply voltage is 230 volt at 50 hertz. The resonant current is 2 ampere at the resonant frequency of 50 hertz. Under the resonant condition the voltage across the capacitor is measured to be equal to 460 volt. What are the values of L and C? देखिए रेजोनेंट कंडीशन है तो कैपेसिटर के अक्रॉस और इंडक्टर के अक्रॉस वोल्टेज सेम होगा यानी कि 460 वोल्ट होगा। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है कैपेसिटेंस और इंडक्टर की वैल्यू। हम जानते हैं बी सी इक्वल टू आई एक्स सी होता है। ठीक है, आई अपॉन ओमेगा सी हो जाएगा और बी सी की वैल्यू गिवन है, वहां से आप कैपेसिटर की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, जैसे ही आपकी कैपेसिटर की वैल्यू निकल आएगी उसके बाद बी एल इक्वल टू आई एक्स एल होता है। ठीक है, वहां से आप एल इक्वल टू बी एल अपॉन आई ओमेगा एल कर देंगे तो वहां से आपकी इंडक्टर की वैल्यू आ जाएगी जो कि 0.73 हेनरी और 13.85 माइक्रोफैरड आपका आंसर होगा। Which among the following components connects the physical equipments of the distribution? ठीक है, तो रिमोट टर्मिनल यूनिट होता है। तो रिमोट टर्मिनल यूनिट आपका क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है, अब इसके अंदर होता क्या है, एक्चुअली SCADA सिस्टम की सिक्योरिटी होती है। ठीक है, यह एक यूनिट है जो कि माइक्रो प्रोसेसर कंट्रोल्ड इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होती है जो इंटरफेस करता है ऑब्जेक्ट्स जो फिजिकल वर्ल्ड में ऑब्जेक्ट्स हैं विथ टू द डिस्ट्रीब्यूटेड कंट्रोल सिस्टम या फिर SCADA सिस्टम के साथ क्या करता है, आपका इंटरफेसिंग करता है। नेक्स्ट, a 10 ampere type C miniature circuit breaker will trip or add false current between 50 ampere to 100 ampere। इसकी क्या है, रेंज है। ठीक है, टाइप सी आपको याद रखना पड़ेगा, टाइप सी एमसीबी की। तो आपको तो सबसे पहले ये पता होना चाहिए कितने टाइप के आपके एमसीबी होते हैं। ठीक है, तो ए वी सी डी के और जेड। ठीक है, ये आपके 6 टाइप के डिफरेंट टाइप के एमसीबी होते हैं। फर्स्टली आपका टाइप ए ट्रिप करता है। ठीक है, उस प्रकार से आपके अगले अगले 2 to 3 टाइम्स एक्चुअल करंट के बाद ऐसे सेंसिटिव केसेस के कारण आपके ट्रिप करते हुए जाते हैं। और जो बेस्ट सूटेबल है डोमेस्टिक अप्लायंसेस के लिए वो आपका टाइप सी होता है। ठीक है, इसीलिए इसकी रेंज क्या पूछी आपसे, 50 एम्पियर से 100 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सेंडिंग एंड एंड रिसीविंग एंड वोल्टेजेस ऑफ द शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन आर इतना और इतना। ठीक है, कैलकुलेट दिस परसेंटेज वोल्टेज रेगुलेशन। तो वोल्टेज रेगुलेशन आप जानते हैं बी एस माइनस वी आर अपॉन वी आर।
आपको अप्लाई कर देना है, सारी वैल्यूज गिवन है, 25% आपका आंसर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट है इन if a cable of homogeneous insulation has maximum stress of 6 kilovolt per mm, then the dielectric strength of the insulation should be। तो सेम रहेगी, ठीक है, जितना स्ट्रेस है आपका उतना ही डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ के इंसुलेशन की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ रहेगी। नेक्स्ट, इफ टू पार्ट टेरिफ, हमने देखा था टू पार्ट टेरिफ का एक पूरा वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, तो उसमें दो टाइप के चार्जेस होते हैं, एक फिक्स्ड और एक रनिंग चार्जेस होते हैं, ठीक है। फिक्स्ड चार्ज जो होता है वो आपका डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड पे, और रनिंग चार्ज डिपेंड करता है आपके नंबर ऑफ यूनिट कंज्यूम्स पे। द मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट इन अ ट्रांसफॉर्मर इज रिच इन, ठीक है, तो आंसर होगा आपका सेकंड, ठीक है, सेकंड हार्मोनिक कंपोनेंट। और अगर केवल मैग्नेटाइजिंग करंट की बात करें तो वो होगा आपका थर्ड, ठीक है, या ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट बोल रहा है तो सेकंड आंसर, ठीक है। आपको देखिए इधर मैंने लिख दिया नीचे, फॉर ओनली मैग्नेटाइजिंग करंट थर्ड हार्मोनिक्स इज डोमिनेंट, इट इज अबाउट 40 to 50% ऑफ टोटल हार्मोनिक कंटेंट, ठीक है, और मैग्नेटाइजिंग इनरश करंट के लिए सेकंड हार्मोनिक रिच रहेगा। Find the current through the resistor and the capacitor for the circuit shown in the figure. The switch is closed at t equals to 0 and the initial change in the capacitor is 0। तो देखिए आपको करंट फाइंड करना है और फॉर्मूला होता है आई टी इक्वल्स टू बी अपॉन आर ई की पावर माइनस टी अपॉन टाउ। अब टाउ इक्वल्स टू आर सी होता है, इतना आप जानते होंगे, ठीक है, और इंडक्टर के केस में एल वाई आर होता है। तो देखिए वी अपॉन आर आप आसानी से निकाल लेंगे, कितना है आपको, कितना गिवन है, वी है 10 और आर है आपका 2, 5 हो गया, और ई की पावर आर सी कितना है आपका 2 ओम और 10 माइक्रोफैराड का आप मल्टीप्लाई कर देंगे। देखिए जो हम ये बात कर रहे थे ए बी सी डी के और जेड एमसीबी जो होते हैं, तो एमसीबी आपसे पूछा है ट्रिप कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रिप्स इंस्टेंटेनियसली व्हेन द करंट फ्लोइंग थ्रू इट रीचेस बिटवीन 10 to 20 टाइम्स ऑफ द रेटेड करंट। इसका आंसर है क्लास डी, ठीक है। जो क्लास डी होता है उसकी जो सॉरी जो रेटिंग होती है वो 10 से 20 टाइप्स होती है करंट के, करंट रेट के। टाइप सी हमने देखा था, ठीक है, 5 से 10 टाइप्स लिख लेना इसको, टाइप सी को, ठीक है, और टाइप डी हो ही गया आपका। अब और टाइप ए की अगर हम बात करें तो ए आपको चीजें आती रहना चाहिए, 2 से 3 टाइप्स होता है टाइप ए के लिए, और टाइप बी की बात करें तो 3 से 5 टाइप्स, ठीक है, और टाइप के की बात करते हैं तो टाइप के होता है 8 से 12 टाइप। तो ये सारी वैल्यूज आपको क्या होना चाहिए, याद होनी चाहिए, कई भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जा सकता है। देखिए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं, सॉरी, सिंगल फेज मोटर connected to a 400 volt 50 hertz supply takes 25 ampere at a power factor of 0.75 lagging. Calculate the capacitance required in parallel with the motor to raise the power factor to 0.95 lagging। तो देखिए आपका ये डायग्राम बना हुआ है, इस कॉर्नर पे आप देखेंगे ये रहा आपका डायग्राम। अब बात हो रही है कैपेसिटेंस फाइंड करने की। सबसे पहले आपको एक्टिव कंपोनेंट निकालना पड़ेगा मोटर का, फिर एक्टिव कंपोनेंट निकालना पड़ेगा टोटल जो आपकी मशीन है, फिर ठीक है वहां से आप करंट निकाल लेंगे, आपकी वैल्यू आ जाएगी 19.73। फिर रिएक्टिव कंपोनेंट निकालेंगे मोटर का, फिर टोटल रिएक्टिव कंपोनेंट निकालेंगे, ठीक है, तो 19.48 आ जाएगा। अब आपको कैपेसिटर करंट निकालना पड़ेगा जो कि आई एम माइनस आई होता है, ठीक है, वहां से आई सी क्या निकाल, आई एम माइनस आई जैसे ही आपका आ जाएगा आप आई सी इक्वल टू बी अपॉन एक्स सी पुट कर देंगे, वहां से आप सी की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है द थ्रेशोल्ड वोल्टेज ऑफ एन चैनल एनहांसमेंट टाइप मॉसफेट इज 0.5 वोल्ट व्हेन द डिवाइस इज बायस्ड एट गेट वोल्टेज ऑफ 3 वोल्ट पिंच ऑफ वुड अकर एट ड्रेन वोल्टेज ऑफ, ठीक है, तो देखिए ये रिवर्स बायस में काम करता है जो कि 3 माइनस 0.5 और आंसर आएगा आपका 2.5 वोल्ट। The complex power injection at a bus are shown in the figure. Two lines are connected
ड्रोन्स पावर एट शोन इन द फिगर द कॉम्प्लेक्स पावर इज। तो देखिए S2 जब निकालेंगे आप S3 माइनस S1 हो जाएगा, तो 5 प्लस J3 माइनस 3 माइनस J2। थर्मोपाइल जो होता है आपका वो टेम्परेचर को मेजरमेंट करता है। नेक्स्ट है dash is the terms value of AC component of the current in the pole at the instant of contact separation। ठीक है, अगर हम सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट की बात करें तो सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट आपका होता है सिमेट्रिकल मेकिंग करंट अपॉन 2.55। ऐसे ही आप लिखते हैं, जब आपको सिमेट्रिकल मेकिंग करंट निकालना होता है तो 2.55 का मल्टीप्लाई कर देते हैं आप सिमेट्रिकल ब्रेकिंग करंट के साथ। ठीक है, ब्रेकिंग करंट होता क्या है एक्चुअली, इट एक्सप्रेसेस द हाईएस्ट नंबर ऑफ शॉर्ट सर्किट करंट that the breakers are capable of breaking under a specified condition of transient recovery voltage and power frequency voltages। ठीक है, the short circuit current of a solar cell is, ठीक है, तो ये प्रोपोर्शनल होती है आपके रेडिएशन इंटेंसिटी के। इसकी रेंज भी आपसे कभी कभी पूछी जा सकती है, तो 42 मिली एम्प्स पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसकी क्या होती है, शॉर्ट सर्किट की रेंज होती है। नेक्स्ट है आपका व्हाट आर द मेन चैलेंजेस दैट द इलेक्ट्रिक ग्रिड फेसेस। तो आप अच्छे से जानते हैं कि इंक्रीजिंग एनर्जी डिमांड होगी, ठीक है, होती है, और रिलायबिलिटी ऑफ पावर क्वालिटी इज डिक्लाइन, ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर, ये सारी हमारा जो ग्रिड है वो फेस करता है सारी चीज़ें उसको। नेक्स्ट है आपका द करंट इन द कॉइल ऑफ अ लार्ज इलेक्ट्रोमैग्नेट falls from 6 ampere to 2 ampere in 10 milliseconds. The induced EMF across the coil is 100 volt. Find the self inductance of the coil। ठीक है, तो आप जानते हैं E इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी आपको अप्लाई करना है, आपको L फाइंड करना है, तो L क्या आएगा आपका 0.25 हेनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इफ द वेलोसिटी ऑफ विंड इज डबल्ड देन द पावर आउटपुट विल बी। तो देखिए जब वेलोसिटी डबल्ड हो जाती है तो एक पावर आउटपुट होता है आपका विंड की केस में v क्यूब होता है। ठीक है, तो 2 की पावर क्यूब 8 टाइम्स हो जाएगा आपका। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डीसी शंट जनरेटर हैज इंड्यूस्ड वोल्टेज ऑफ 220 वोल्ट एंड ओपन सर्किट व्हेन द मशीन इज ऑन लोड एट द टर्मिनल वोल्टेज इज 200 वोल्ट। फाइंड द लोड सर्किट ऑफ द इफ द फील्ड रेजिस्टेंस इज 100 ओम एंड द आर्मेचर रेजिस्टेंस इज 0.2 ओम। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपको IA निकालना पड़ेगा। हम जानते हैं IA इक्वल टू IL प्लस ISH होता है जनरेटर केस में, तो E इक्वल टू V माइनस IARA से आप IA निकाल लेंगे, फिर IA इक्वल टू IL प्लस ISH लगाएंगे, आपको IL फाइंड करना है, तो आसानी से आप IL फाइंड इधर से कर सकेंगे। द DC ऑफसेट इन द फॉल्ट करंट कॉजेस कन्वेंशनल ओवर करंट रिलेस टू ओवर रीच। ठीक है, तो जो DC ऑफसेट होता है फॉल्ट करंट के अंदर जो कॉज करता है, जो मतलब अकर करता है ओवर करंट को, तो दैट इज ओवर ईच कंडीशन उसको कहते हैं। देखिए अगले क्वेश्चन में आपसे वैल्यू पूछी है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स इंपीडेंस ऑफ अ ट्रांसमिशन लाइन विथ इंपीडेंस एंड एडमिटेंस ऑफ 15 एंड 5। तो कैरेक्टरिस्टिक इंपीडेंस का फॉर्मूला होता है √Z/Y व्हिच इज इक्वल टू 1.732। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पावर फैक्टर इज, तो पावर फैक्टर की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और वो होती है आपके रजिस्टिव केस में। Moray loop test is performed on a faulty cable 300 meter long. At balance, the resistors connected to the faulty core was set at 20 ohm and the resistance of the resistor connected to the sound core was 40 ohm. Calculate the distance of the fall point from the test end. तो जो लेंथ है आपकी उसका फॉर्मूला होता है R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू 2L। जब मोरे लूप टेस्ट करते होंगे आपको ये फॉर्मूला याद रखना पड़ता होगा। ठीक है, तो R2 आपका 20 है और R1 आपका 40 ओम है, 20 अपॉन 16 टू 2 इंटू L, आपका आंसर आएगा 200 मीटर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इन अ पावर नेटवर्क 375 kV इज रिकॉर्डेड एट 400 kV बस। A 45 MVAR 400 kV shunt reactor is connected to the bus. What is the reactive power absorbed by the shunt reactor? सबसे पहले आपको P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R X से आपको X की वैल्यू फाइंड कर लेना है। ठीक है, तो 400 इंटू 400 ये रिएक्टर, सबसे पहले आपको रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर निकालना है, तो V स्क्वायर अपॉन MVAR। ठीक है, तो इतना आपका निकल आएगा और फिर आप सॉल्व करेंगे इसको,
तो रिएक्टिव पावर एट 400 केवी 375 का स्क्वायर अपॉन 3555.6 जो कि 39.95 एमबीएआर आपका लगभग आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका 3 फेज 4 पोल 50 हर्ट्ज की इंडक्शन मोटर है जिसका रोटर रेजिस्टेंस आपको गिवन है। फिर स्टैंड स्टिल रिएक्टेंस गिवन है। कैलकुलेट द स्पीड एट विच मैक्सिमम टॉर्क इज डेवलप्ड। तो मैक्सिमम टॉर्क की कंडीशन में स्लिप जो होती है वो R2/x2 होती है। तो आपका R2/x2 करके आएगा 0.04 और हम जानते हैं NS120F/P और NR इक्वल्स टू NS1 - S। तो आंसर आ जाएगा आपका 1440 RPM। द साइट्स वेयर द कैपेसिटी फैक्टर इज पावर जनरेशन। तो देखिए जब कैपेसिटी फैक्टर जब पावर जनरेशन का केस होगा वहाँ लेसर देन 12% कैपेसिटी आपकी होगी। So about the next question, a rectangular conductor is 1.6 inches wide and 0.25 inch thick. What its area in square means? So you have to multiply both. You will get the answer. ठीक है। Which state is the largest producer of wind energy? Tamil Nadu. The most commonly used method for the protection of three-phase feeder. तो देखिए थ्री फेज फीडर के लिए डिफरेंशियल प्रोटेक्शन को हम यूज करते हैं। जब आप देखेंगे एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन फॉर ट्रांसफार्मर फीडर, साथ ही साथ ट्रांसफार्मर के लिए भी होता है, फीडर के लिए भी यूज होता है। ठीक है। और देखिए एक सिंगल यूनिट का नाम होता है, उसका डायग्राम आप देख सकते हैं गूगल पर जाकर 7HD84। तो ये पूरा एक डिफरेंशियल प्रोटेक्शन है ट्रांसफार्मर फीडर का और थ्री फेज फीडर का। तो वहाँ पे आप एक देखेंगे कि ऑप्टिकल फाइबर से कनेक्टेड रहते हैं और पूरा प्रोटेक्शन उनको प्रोवाइड किया जाता है। Retroaction of oil may occur due to the result of prolonged overloading of the transformer, और dielectric faults occur in the winding due to turn insulation breakdown। बिल्कुल dielectric fault occur होता है, ठीक है, in the winding due to the turn insulation breakdown। किसकी क्यों? क्योंकि retroaction of oil may occur due to the result of prolonged overloading of the transformer। रिट्रोवेशन का मतलब आप अच्छे से जानते होंगे, बिगड़ना। ठीक है, हिंदी में मतलब होता है बिगड़ना, यानी कि ऑयल की कंडीशन में कुछ डैमेजेस की कंडीशन आती है तो वहां पर ओवर लोडिंग की वजह से आती है ट्रांसफार्मर के, और यह होता है डायरेक्ट्रिक फॉल्ट के कारण बाइंडिंग के अंदर। क्यों? क्योंकि जो इंसुलेशन ब्रेकडाउन अकर होता है बाइंडिंग्स में, उसकी वजह से ये होता है। In a transformer testing, sweep frequency response analysis testing is to a tool to help to locate all of the above। देखिए स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस, ठीक है, एक ऐसा टूल है जो कि हेल्प करता है टू द लोकेटिंग द कोर मूवमेंट, वाइंडिंग डैमेज और शॉर्ट सर्किट्स। ठीक है, तो याद रखना आपको स्वीप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स एनालिसिस टूल का क्या है नाम है। A conductor having surface density is embedded in a dielectric medium of permittivity. The electric field in the medium is E. If it is known that a pressure P on the conductor surface is equal to electrical energy density in the medium, then P is given Y। तो आप अच्छे से जानते हैं इसका जो फॉर्मूला होता है P, जो हमारा मीडियम का फॉर्मूला होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन होता है। सिग्मा आपका क्या है इधर, ठीक है, डेंसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है और एप्सिलॉन आपका परमिटिविटी को रिप्रेजेंट करता है। A star-connected synchronous generator rated 500 MVA 50 kV has a reactance of 0.5 per unit। Find the ohmic value of the reactance। तो देखिए सबसे पहले आपको बेस रिएक्टेंस फाइंड करना पड़ेगा जो कि kV स्क्वायर अपॉन एम MVA बेस होता है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 5। ठीक है, फिर ओमिक वैल्यू जो है आपको दिया हुआ है, ठीक है, 0.5 पर यूनिट से आपको इसको मल्टीप्लाई कर देना होगा जो कि 2.5 ओम आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है विच कंट्री लीड्स द प्रोडक्शन ऑफ बायोफ्यूल इन द वर्ल्ड? तो यूएसए। ठीक है, यूएसए इज द आंसर। फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन यू आर डेल्टा कनेक्टेड। ये क्वेश्चन आपके लिए बैलेंस थ्री फेज लोड इज सप्लाइड फ्रॉम अ थ्री फेज 400 वोल्ट, द लाइन करंट इज 20 एम्पियर। ठीक है, देखिए आपको थ्री फेज 400 वोल्ट और लाइन करंट, पावर आपको दी है, फाइंड द पावर कंज्यूम्ड इन द सेम लोड इज कनेक्टेड इन स्टार। देखिए डेल्टा का आप निकाल लेंगे, चाहे आप P = 3 BPH IPH cos फाई से निकालिए डेल्टा कनेक्शन के लिए, तो आप वहां से आप cos फाई निकाल लेंगे। ठीक है, 0.7 समथिंग आएगा। फिर दोबारा से सेम फार्मूला यूज कीजिए और सेम फार्मूला यूज करके वहां से आपको cos फाई की वैल्यू, पावर की वैल्यू आपको
निकालना होगा। ठीक है, तो स्टार में करना है सेम, आप जानते हैं कंडीशन बीपीएच आईपीएच की कंडीशन डेल्टा और स्टार में, वहां से आपका सॉल्यूशन आसान हो जाएगा। नेक्स्ट देख सकते हैं आप, एक 10 पोल की इंडक्शन मोटर सप्लाइड बाय ए 6 पोल अल्टरनेटर which is driven at 1400 rpm if the motor runs with a slip of 5%, what is its speed। ठीक है, तो ns 120f/p से आप फ्रीक्वेंसी निकाल लेना। फ्रीक्वेंसी जैसी आपकी निकल जाएगी तो आप लगभग ns 120f/p से 840 rpm निकाल लेना। nr इक्वल्स टू ns 1 माइनस s होता है। Next, if the phase velocity of plane wave is the perfect dielectric is 0.4 times its value in free space, then what is the relative permittivity of the dielectric। तो देखिए A जो होती है 1/, अपसालन स्क्वायर की प्रोपोर्शनल होती है, तो 1/, अपसालन स्क्वायर यानी कि 1/0.4 का स्क्वायर जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आएगा लगभग 6.25। In the next question, the purpose of dash is to check the ability of the circuit breaker to withstand the over voltage at power frequency as well as undesired value of the voltage during lightning and other discharge phenomena। तो इतनी सारी बातों का एक ही अर्थ है, डाइलेक्ट्रिक टेस्ट हम परफॉर्म करते हैं फॉर द सर्किट ब्रेकर, जिससे हमारा जो टेन्योर है उसका बढ़ता रहे और ओवर वोल्टेज की कंडीशन में या फिर जो लाइटनिंग कंडीशन अगर होती है हमारे इंसुलेशन पे या सर्किट ब्रेकर पे वो ना हो। A 3 microfarad capacitor is charged by a constant current of 2 microampere for 6 seconds. The voltage across the capacitor at the end of charging। तो I इक्वल्स टू Q अपॉन T आप अच्छे से जानते हैं, Q हमारा C टू B होता है, तो C हमको दिया है, वोल्टेज भी दिया है, वोल्टेज हमको फाइंड करना है और टाइम दिया है 6 सेकेंड, तो I की वैल्यू गिवन है, वहां से आप B इक्वल्स टू 4 वोल्ट निकाल लेंगे। A 200-400 volt 20 kVA to winding transformer is connected as auto transformer to transform 600 volt to 200 volt। Calculate the kVA rating of the auto transformer। तो देखिए kVA रेटिंग आपको गिवन है, ठीक है, आपको सॉरी kVA रेटिंग आपसे पूछी गई है ऑटो ट्रांसफार्मर की, ठीक है। टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर की रेटिंग आपको गिवन है 20 kVA। अब आपको करंट निकालना पड़ेगा 200 वोल्ट में और करंट निकालना पड़ेगा 400 वोल्ट वाइंडिंग में, तो 100 एम्पियर और 50 एम्पियर आ जाएगा, टोटल हो जाएगा 150 एम्पियर। अब देखिए जो 50 एम्पियर है वो फ्लो करेगा आपका 600 वोल्ट वाली वाइंडिंग पे, ठीक है, तो केवीए रेटिंग क्या हो जाएगा B × I, जो कि 30 kVA आपका आंसर होगा।